नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं दिन भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की मेरी लिस्ट में 4 खबरें हैं। उसमें सबसे पहली खबर है किस तरीके से योगी सरकार ने 6 छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। यह अयोध्या के एक कॉलेज का मामला है, उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारी दूसरी खबर है मुंबई से, जिसमें कि शिवसेना के जो एमपी हैं संजय राउत, उनकी पत्नी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और जिसको लेकर आज संजय राउत ने एक जमकर हमला बोला है और ये कहा है कि बीजेपी शिवसेना से पंगा ना ले। क्या कुछ बोला है संजय राउत ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी खबर बिहार में है। अरुणाचल में जिस तरीके की उथल पुथल देखी गई जब 6 जेडीयू के एमएलएज ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अब बिहार के गठबंधन पर नजर आ रहा है। हालांकि सुशील मोदी आज डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस सी दिख रही है बिहार के राजनीति में। उसके बारे में आपको बताएंगे। और हमारी चौथी खबर आज की है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि किसानों को केंद्र सरकार ने 30 तारीख को दोपहर 2 बजे एक मीटिंग के लिए बुलाया है, लेकिन किसानों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। किस तरीके से किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पंजाब में नजर आ रहा है, इन सारी गतिविधियों के आपको आपके बारे में बताएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। तो अपना विश्लेषण शुरू करने के पहले आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं एक खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अयोध्या के एक कॉलेज के.एस. साकेत डिग्री कॉलेज से ये खबर आ रही है कि 6 छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इन छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है? क्योंकि ये नारे लगा रहे थे। क्या नारे थे? हम लेकर रहेंगे आजादी। तो फिर इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे एनडी पांडे, उन्होंने छात्रों को समन नहीं किया, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया, कोई सस्पेंशन नहीं किया। इन्होंने खुद जाकर पुलिस स्टेशन में इन छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया, यानी कि 124A का, साथ में 147 यानी कि इंसाइटिंग ऑफ राइट्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और हद तो तब पार हो गई जब साथ में इन्होंने एनएसए का केस भी दर्ज करवा दिया, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिंसिपल यानी कि एक छात्रों की भलाई के बारे में सोचता है, उसका अभिभावक माना जाता है, आज एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि अपने छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहा है, यानी कि छात्रों का भविष्य खुद से इस प्रिंसिपल ने खत्म कर दिया है। इन छात्रों की डिमांड क्या थी? इन छात्रों का ये कहना था कि ये जो पूरा जो स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस होते हैं उसको कराने की डिमांड रखी गई थी। साथ में ये कहा गया था कि जो प्रिंसिपल है ये बहुत भ्रष्ट है, जो पूरे कॉलेज का सिस्टम है वो बहुत एंटी स्टूडेंट है। ये सारी डिमांड्स थी ये छात्रों की, और जिसके एवज में अब आज ये नारे लगाने के बाद प्रिंसिपल एनडी पांडे ने पुलिस में जाकर इनकी कंप्लेन की और ये सारे राजद्रोह का और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा का केस इन पर करा दिया है। तो अब ये कोई बताए कि नारे लगाने से क्या राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होता है? क्या नारे लगाने से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आप लगा देते हैं? साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारे लगाने से कोई राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होता है अनटिल अनलेस आप सरकार के खिलाफ कोई हिंसा के सबूत पेश कर पाए। तो ये पूरा जो मामला दर्ज हुआ है आप देख सकते हैं। अब जो वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स इन्होंने कहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज की छानबीन करेंगे और देखेंगे, लेकिन ये एक अजीब सा माहौल इस समय नजर आ रहा है। अभी आपने हाल में देखा था कि किस तरीके से केरला के जो पत्रकार थे सिद्दीकी कप्पन, आतिक रहमान, मसूद अहमद और आलम, उनके खिलाफ एनएसए और सेडिशन का मामला दर्ज किया था जब वो हाथरस रेप केस इंसिडेंट को कवर करने जा रहे थे। उसके अलावा आपने देखा है कि किन छोटी छोटी बातों पर जो राजद्रोह का मुकदमा है वो दर्ज होता है। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और आपके लिए मैंने निकाला एग्जैक्टली कि आपको बताऊं कि राजद्रोह का मामला किन फ्रिवलस ग्राउंड्स पे दर्ज होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा एक फेसबुक की पोस्ट को लाइक करने के लिए, योगा गुरु रामदेव को क्रिटिसाइज करने के लिए आपका राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। अगर आप अपने
राइवल क्रिकेट टीम को की सराहना करते हैं तो फिर आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद अगर आप कोई एक भड़काऊ सवाल पूछ लेते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगर आप सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान प्ले आउट होते समय अगर नहीं खड़े हो रहे हैं तो आपके खिलाफ सेडिशन का मामला यानी कि राजद्रोह का मामला दर्ज होता है। तो ये तमाम केसेस सेडिशन के सामने नजर आए हैं। अब रही बात सेडिशन लॉ की, तो 1870 में जो ये लॉ लाया गया था ये उस समय वहाबीज के खिलाफ लाया गया। फिर 19वीं और 20वीं सदी में इनको उन लीडर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया गया जो कि स्वतंत्रता चाहते थे। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस सेडिशन लॉ का यानी कि राष्ट्रद्रोह के कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अब आपको बता दें कि लेके रहेंगे आजादी का जो नारा था वो जेएनयू में कन्हैया कुमार ने जब लगाया था, उसके बाद से ये पूरा ये जो इस तरीके के नारे थे वो सुर्खियों में आए। लेकिन आज सवाल है कि राष्ट्रद्रोह का जो नियम है, जो उसका कानून है, उसका किस तरीके से दुरुपयोग करती हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस के शासन में भी इस तरीके के सेडिशन लॉ सामने आए थे लेकिन कांग्रेस ने इसको रिपील करने की बात कभी नहीं कही। वही चीज हम बीजेपी के राज्य में देख रहे हैं और बीजेपी ने तमाम डंका बजाती है कि हमने ये पुराने लॉज को खत्म कर दिया, हमने वो पुराने लॉज को खत्म कर दिया, लेकिन सेडिशन लॉ यानी कि राष्ट्रद्रोह के कानून को बीजेपी ने नहीं हटाया क्योंकि वो अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने डिसेंटर्स के ऊपर शिकंजा कसने के लिए इस नारे का इस्तेमाल, इस राष्ट्रद्रोह के कानून का इस्तेमाल करती है। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेडिशन लॉ को हटाना नहीं चाहती, जबकि एक नहीं बल्कि कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो राष्ट्रद्रोह का जो कानून है उसे जल्द से जल्द हटाना चाहिए। एक बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। लेकिन तमाम बातों के बावजूद भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक प्रिंसिपल ही अपने हाथों से इन 6 छात्रों का भविष्य किस तरीके से खत्म करता है। क्योंकि जब भी किसी राष्ट्रद्रोह का मामला सामने नजर आता है तो उसमें आपने देखा है कि वो जो पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, जब केस चलता है तो वो चीजें आसान नहीं होती हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चलता है उनको अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ता है और उसको सरेंडर करना पड़ता है। उसके साथ साथ वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होते, जब कोर्ट बुलाता है तो उनको जाना पड़ता है। तो भले ही अंत में चार्जेस ना प्रूव हो पाए, और ज्यादातर सेडिशन केसेस में देखा गया कि चार्जेस प्रूव नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया का जो समय लगता है उसमें, वो अपने आप में एक सजा से कम नहीं है। तो किस तरीके से इन छात्रों का आज भविष्य, इस प्रिंसिपल जो SK कॉलेज, KS साके डिग्री कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उसने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया। वो ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर सकते थे उन छात्रों को, उन्होंने वो भी नहीं किया, लेकिन सीधा क्या मामला दर्ज किया, राष्ट्रद्रोह का और NSA का। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी। और एक यूनिवर्सिटी कैंपस अपने फ्री फ्लोइंग आइडियाज के लिए माना जाता है। स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस की डिमांड कर रहे छात्रों के खिलाफ आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी। और क्या कहता है ये, एक क्या इंडिकेशन है आपकी योगी सरकार के बारे में, आपकी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में, आपके जो पूरा जो लॉ का प्रोसीजर है। बहुत सारी बातें ये कहा जाता है कि ये जो 6 छात्र थे, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र, इनका ये कहना था कि प्रिंसिपल भ्रष्ट है, सिस्टम जो कॉलेज का है वो एंटी स्टूडेंट है, और साथ में ये स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, कंप्लेंट करने के बाद इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। इस पर आपका क्या फीडबैक है? मैं तो इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकती हूं, लेकिन यही बोल सकती हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मिलकर इस सेडिशन लॉ का किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं, साथ में ही NSA का दुरुपयोग करते हैं। इसको लेकर कोई सरकार क्यों नहीं चेतती है? इस पर जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। आइए बात करते हैं मुंबई में चल रही शिवसेना और बीजेपी के बीच की राजनीति। जुमलेबाजी, बयानबाजी दोनों पार्टीज के बीच में देखी जाती है, लेकिन किस तरीके से ये दोनों पार्टीज
अपनी अपनी जांच एजेंसियों को एक हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, आज उसका एक सामने प्रमाण मिलता है। कल आपको बताएं कि ये खबरें आ रही थी कि जो शिवसेना के जो राज्यसभा एमपी हैं संजय राउत, उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी ने उनको समन किया था, जो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसके बाद आज संजय राउत ने एक कड़ा पलटवार किया है बीजेपी के ऊपर। और उन्होंने क्या कहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से वर्षा राउत यानी कि उनकी पत्नी को समन किया गया है वो राजनीति से प्रेरित समन है, ये पहला उनका शब्द था। और उन्होंने कहा है कि ये 10 साल पुराना मामला था जिसमें कि वर्षा राउत ने 50 लाख का लोन उनके दोस्त से लिया था। उस लोन को इन लोगों ने नहीं छिपाया, यहां तक कि जब राज्यसभा के वो नॉमिनेशंस फिल कर रहे थे तो उसमें भी, उस एफिडेविट में भी इसका जिक्र है। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी और ईडी को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके बारे में भी संजय राउत ने खुलकर हमला बोला है कि पहले के जमाने में एक ऐसा होता था कि जब सीबीआई रेड डालती थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड डालता था तो उसे एक बहुत बड़ी चीज माना जाता था। लेकिन आज जिस फ्रीक्वेंसी से और जिस जल्दबाजी से ये सारी केंद्रीय जांच एजेंसीज विपक्षी दलों के ऊपर हमला करती हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल अपनी भड़ास निकाल रहा है। इस बात को संजय राउत ने कहा है बिल्कुल साफ साफ। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि बीजेपी में ऐसे ऐसे सूरमा बैठे हैं कि अगर मैं उनके परिवारों तक पहुंच जाऊंगा, संजय राउत ने कहा है कि मैं अगर उनके परिवारों तक पहुंचूंगा तो उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। उसी तरीके से जिस तरह से नीरव मोदी और विजय मल्ल्या लंदन में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बहुत सारे नेता लंदन में नजर आएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी जांच एजेंसी है, मैं उसकी तरफ से बीजेपी के 121 नेताओं की फाइल हमारे पास है जो कि मैं ईडी को सबमिट करूंगा। यानी कि अगर एक तरफ वर्षा राउत के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको समन करती है, उनको पूछताछ के लिए बुलाती है, तो इधर संजय राउत ने भी धमकी दी है कि देखिए हमारी जो राज्य सरकार है उसकी जो जांच एजेंसीज हैं वो भी बीजेपी को नहीं छोड़ेंगी। अब आपको बता दें कि इसके पहले कई बार मामला सामने नजर आया है कि जैसे एकनाथ खड़से जो कि बीजेपी में थे, एनसीपी में चल गए, उनके खिलाफ भी ईडी के जरिए उनके ऊपर हमला बोला गया था। उसके बाद जो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर एक क्रेडिट सोसाइटी को लेकर मामला दर्ज हुआ था, और जो देवेंद्र फडणवीस का मामला था वो जल युग शिविर योजना को लेकर उनका मामला था, जिस पर ये एसआईटी बनाई गई और एसआईटी अब रिपोर्ट 6 महीने में देगा। फिर फडणवीस के ही बहुत करीबी माने जाने वाले जो मंत्री हैं गिरीश महाजन, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। और ये पूरा मामला तब शुरू हुआ था कि जो प्रताप सरनाइक जो कि शिवसेना के जो एमएलए हैं, उन्होंने किस तरीके से जब अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के संपादक हैं उनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस भेजी थी, और ये पूरा मामला जब तूल पकड़ रहा था तो देखा गया था कि किस तरीके से उनके घर पर भी ईडी पहुंच गई थी। यानी कि शिवसेना के जो लीडर्स हैं उनके परिवारों तक केंद्रीय जांच एजेंसीज पहुंच रही हैं। उद्धव ठाकरे की बात अगर आप देखिए तो आदित्य ठाकरे को जो बॉलीवुड एक्टर का जो पूरा आत्महत्या का मामला आया था उसमें आदित्य ठाकरे का नाम नजर आ रहा था। फिर आदित्य ठाकरे के बाद अब ये शिवसेना के जो लीडर हैं संजय राउत, उनकी पत्नी पर पूरा मामला वर्षा राउत के ऊपर आके शिकंजा किस गया है। तो अगर बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसीज को अपना हथियार बना रही है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी कोई कम नहीं है। और उन्होंने, संजय राउत ने तो बिल्कुल इस तरीके से बीजेपी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी हमसे पंगा ना ले तो अच्छा होगा। और आपको ध्यान होगा कि जिस समय सुशांत सिंह राजपूत का ये पूरा केस चल रहा था और जब प्रताप सरनाइक के मामले में जब ईडी ने पूछताछ करनी शुरू की थी, तो संजय राउत ने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो खेल बीजेपी ने शुरू किया है उस खेल को हम खत्म करेंगे। यानी कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसीज का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है तो राज्य सरकारों के पास भी जो जांच एजेंसीज हैं, उनकी राज्य की जांच एजेंसीज हैं, तो उनके जरिए वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर वो अपनी अपनी जांच एजेंसीज
को हथियार बनाकर और राजनीति करना चाहती हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये जो जांच एजेंसीज हैं इनकी विश्वसनीयता का क्या होगा। एक आम आदमी जो कि भरोसा करता है कि उसे न्याय मिलेगा, सीबीआई शायद न्याय दिलाएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट न्याय दिलाएगा, लेकिन इन जांच एजेंसीज के ऊपर से लोगों का भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आज वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो, जिस तरीके से संजय राउत ने इन बातों को कहा है, उसमें कितना तथ्य है वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति में इन जांच एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जैसा मैंने कहा कि उसकी विश्वसनीयता तो खो ही रही है, लेकिन साथ में राजनीतिक दल किस तरीके से गिर सकते हैं वो आप सोचिए और इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। जी हां, कल खबरें आई थी कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जहां पर की 60 विधानसभा सीटें हैं उसमें जेडीयू के 7 एमएलएज थे और जेडीयू के 7 एमएलएज में से 6 ने बीजेपी ज्वाइन कर दिया है। यानी कि एक बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए है और जेडीयू को कमजोर करने की दिशा में ये एक कदम है। उसके बाद आपको ये बता दें कि जो जेडीयू के जो प्रवक्ता है केसी त्यागी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन की राजनीति के धर्म के खिलाफ है और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी एक कोलिशन धर्म निभाते थे, जिस तरीके से 15 साल में हमने जेडीयू ने अपना कोलिशन धर्म निभाया है, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि अब इस अरुणाचल प्रदेश में इस गठबंधन की राजनीति को एक बड़ा धक्का मिला है। और ऐसा कहने के बाद आपको ये भी बता दें कि कल जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, उसमें आरसीपी सिंह को वहां का जेडीयू का प्रेसिडेंट बनाया गया है और आरसीपी सिंह ने बिल्कुल इस बात को कहा कि जेडीयू के डीएनए के अंदर नहीं है कि वो किसी के खिलाफ षड्यंत्र करे या किसी के पीठ में छुरा भोंके। तो ये सारी बातें जेडीयू के लीडर्स ने कहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने की दिशा में एक कदम है। जेडीयू को किस तरीके से कमजोर किया जाए उसी दिशा में एक कदम है, जिसको लेकर अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। क्योंकि कल नीतीश कुमार ने इस एग्जीक्यूटिव में कहा था कि भाई मेरा तो मन नहीं था कि मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बनूं। एनडीए ने कहा, हालांकि मैंडेट और सब कुछ बीजेपी के फेवर में था, वो चाहते तो बीजेपी को ही अपना मुख्यमंत्री बना लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एक तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने इस बात को साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी आपका ही मोटिव था, आपका एक ऑब्जेक्टिव था उसमें, लेकिन इस तरीके से पार्टी को कमजोर करना उनको नागवारा है और बिल्कुल इनडायरेक्ट मैसेज उन्होंने दिया है। हालांकि आज सुशील मोदी ने उसको डैमेज कंट्रोल मोड में वो नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए जो भी अरुणाचल में हुआ है उसका इम्पैक्ट बिहार के गठबंधन पर नहीं पड़ेगा। बिहार के गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल भाई भाई हैं और हाथ मिलाकर साथ में कदम में चढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी यानी कि महागठबंधन के लिए ये एक मौका था उन पर पलटवार करने का। और महागठबंधन यानी कि जो विपक्षी पार्टी थी बिहार में, उन्होंने कहा कि देखिए अब आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीति बीजेपी की दिखेगी बिहार में, ये इसका एक पहला आईना हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में भी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की गई। उनके खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को खड़ा किया गया। उन्होंने जेडीयू के बहुत वोट्स काटे। जेडीयू के वोट्स, जो जेडीयू की सीटें थी वो कितनी कम हुई। तो कहीं ना कहीं जेडीयू को कमजोर करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को खड़े करने की बात हो या ओवैसी फैक्टर को खड़े करने की बात हो। तो एक मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट बीजेपी ने किया और एक तरफा जो ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा था कि नीतीश कुमार को कमजोर कर दे ताकि बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी के रूप में नजर आए, उभर आए बिहार में। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जेडीयू को सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि और राज्यों में भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा कि उनके 7 एमएलए थे, उसमें से 6 ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो अब यानी कि 60 सीट वाले जो अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा असेंबली है
विधानसभा है, अब बीजेपी के पास 48 एमएलए हो गए हैं, जेडीयू के पास 1, कांग्रेस और एनसीपी के पास 4 हैं। यानी कि जेडीयू वहां पर सबसे कमजोर है, सिर्फ एक जेडीयू का एमएलए बचा है। तो एक कमजोर जेडीयू से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है? अब आप देखिए, अगर बीजेपी की राजनीति अगर आप देख लीजिए तो हर तरफ से बीजेपी ऐसा लग रहा है कि अपने सहयोगी दलों को या तो धोखा देती है और या तो उनको साथ लेकर नहीं चल रही है, जबकि उनका जुमला यह है कि सबका साथ सबका विकास। शिरोमणि अकाली दल ने उनको छोड़ दिया। अभी हाल में आपने देखा कि राजस्थान में जो उनके एनडीए पार्टनर थे, आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, उन्होंने उनको छोड़ दिया। शिवसेना ऑलरेडी उनको छोड़ चुकी है। और अब देखिए जेडीयू को वो इतना मजबूर कर देंगे कमजोर कर करके कि जेडीयू भी एक दिन छोड़ देगी इनका साथ। लेकिन अब वो कब छोड़ेगी? बिहार की अपनी पॉलिटिकल अलायंसेस की एक पॉलिटिक्स है, वहां की अपनी अरिथमेटिक है, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस है, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार का भी कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है मुख्यमंत्री बने रहने देना में। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का जो एक सूत्रीय ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है कि जेडीयू को एक कमजोर पार्टी के रूप में देखा जाए, इफ नॉट इन बिहार देन इन अदर स्टेट्स। और अरुणाचल उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अब इस पे नीतीश कुमार को चौकन्ना होने की जरूरत है। नीतीश कुमार अब ऐसे में क्या करेंगे? आरसीपी सिंह अब नए प्रेसिडेंट बने हैं जेडीयू के, तो ये दोनों लीडर्स अब पार्टी की कमान कैसे संभालेंगे? क्योंकि कोई भी पार्टी जब बहुत कमजोर हो जाती है तो या तो उसका विलय हो जाता है या तो उसको बिल्कुल वो खत्म हो जाती है पार्टी। तो अब नीतीश कुमार को सोचना है कि जेडीयू का भविष्य क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल जेडीयू का भविष्य बहुत उज्जवल नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर कमजोर जेडीयू है तो सवाल खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार का क्या भविष्य होगा? क्या वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे? ये सारे सवाल इस समय जेडीयू के सामने खड़े हैं। लेकिन जरूर इस समय जेडीयू के अस्तित्व का भी सवाल है। जो अरुणाचल में हुआ है वो और राज्यों में भी बीजेपी आराम से कर सकती है, क्योंकि जेडीयू के एमएलए बहुत ज्यादा नहीं है पूरे देश में अगर आप देखें तो अब नीतीश कुमार के कान खड़े होने का वक्त आ गया है और उनको ये देखना है कि अब वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसका पहला एग्जाम्पल ये था कि लव जिहाद के कानून पर जो एमपी और यूपी में जो पास हुआ है उसको लेकर एक कड़ी प्रतिक्रिया जताई है जेडीयू ने। तो कहीं ना कहीं अब जेडीयू को ये तय करना पड़ेगा कि उनका अगला रास्ता क्या होगा, इसके पहले कि बीजेपी उनको बिल्कुल खत्म कर दे। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसका आज 33वां दिन है। और अब ये खबर आ रही है कि केंद्र सरकार की जो मीटिंग किसानों से 29 तारीख को होने वाली थी, तो केंद्र सरकार ने ये कहा है कि 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे वो किसानों से मिलेंगे। लेकिन जहां तक किसानों की डिमांड्स का सवाल है, उन्होंने कहा है उनकी एक ही डिमांड है कि इन तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए और एमएसपी गारंटी बिल की बात लिखित में की जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि टिकरी, सिंगू बॉर्डर और जो गाजीपुर बॉर्डर, जो तमाम बॉर्डर्स इस समय भयानक ट्रैफिक है। किसानों ने उसको रोक कर रखा हुआ है। किसानों का गुस्सा कहीं से भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये किसान डटे हुए हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। और उनका ये कहना है कि वो यहां से पीछे नहीं हटेंगे और वो सरकार को विवश कर देंगे कि ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले। उधर सरकार की अगर माने तो सरकार का हर मंत्री, प्रधानमंत्री सिर्फ एक बात ही कह रहा है कि हम कृषि कानून, कृषि सुधार के लिए लेकर आए हैं। ये वही सुधार है, वेंकैया नायडू ने जैसे कहा कि ये वही सुधार है जो कि पीवी नरसिम्हा राव के समय में आए थे और बिल्कुल वो नॉन नेगोशिएबल थे। तो हम सुधारों के साथ कोई चीज नेगोशिएट नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ेंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टीज किसानों को गुमराह कर रही हैं। ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि पंजाब में शुरू हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा असर भी किसान आंदोलन का पंजाब में देखने को मिला है। अब आपको बता दें कि पंजाब में किसानों का बहुत बुरा हाल है। अब वहां पंजाब के जो किसान हैं उनका गुस्सा ऐसा लगता है कि बिल्कुल 7वें आसमान पर चला गया है। अब आपको बता दें कि उन्होंने ऑलरेडी पहले से डिमांड्स थी कि रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाए। जो रिलायंस के रिटेल आउटलेट्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, उनके बाहर धरना प्रदर्शन किया था किसानों ने। इसके अलावा जो रिलायंस जियो के जो नंबर्स थे उसको दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स में पोर्ट भी कराया, जिसके बाद अंबानीज ने शिकायत भी दर्ज की
वोडाफोन आइडिया और बाकी सेलुलर ऑपरेटर्स के खिलाफ, और उन्होंने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस बात की शिकायत की थी कि ऐसा कैसे ये लोग कर सकते हैं। तो एक खासा असर इसका देखा गया है। लेकिन अब जो सबसे गड़बड़ बात जो दिख रही है वो ये है कि जियो के टावर्स की जो बिजली है वो काट रहे हैं किसान। और अब खबरें ये आ रही हैं कि लगभग 9,000 टावर्स टोटल उनकी संख्या है पंजाब में, जिसमें से कि 1300 टावर्स की बिजली, इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर है कि जिस 1300 टावर्स की बिजली इन किसानों ने काट दी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि रिलायंस को कितना बड़ा नुकसान होगा। ऑलरेडी पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है, क्योंकि जब बिजली की सप्लाई बंद हो गई थी, ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई थी, कोयला नहीं पहुंच रहा था, तो वहां पर बिजली का काम, और इस समय खासकर जब ये रिलायंस के जो जियो टावर्स है उनको बिजली नहीं पहुंच रही है, बिजली काट दी गई है, तो इंटरनेट से बैंकिंग, पढ़ाई लिखाई का काम और जितना भी काम ऑनलाइन होता है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मोबाइल ऑपरेटर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे राज्य को खासा नुकसान हो रहा है। अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील भी की थी कि देखिए इस तरीके का गुस्सा आप मत दिखाइए, और जिस तरीके से गुस्सा जो बॉर्डर्स पे बैठे हुए किसान दिखा रहे वो दिखाइए, लेकिन किसानों ने अमरिंदर सिंह की नहीं मानी। उधर हरियाणा के जो किसान हैं 25 और 27 दिसंबर के बीच में आपने देखा था कि कितने सारे हाईवेज पर उन्होंने टोल प्लाजास को फ्री कर दिया। उधर बीजेपी का आज भी मानना है कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं, खासकर त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और केरला में, उन्होंने किसानों का शोषण भरपूर किया और अब वो किसानों को बरगलाने में लगे हुए हैं इन आंदोलनों के खिलाफ। और ममता बनर्जी ने भी आज एक कड़ा हमला बोला है बीजेपी के ऊपर, कहते हुए कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये काले कानून है और उनको वापस लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर किसानों के आंदोलन को लेकर एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। अब क्या ये गतिरोध, परसों की जो बातचीत होती है दोपहर 2 बजे, क्या ये गतिरोध टूटेगा? क्या ये सरकार किसानों की बात समझेगी? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। और लेकिन जिस तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड में ये किसान आज बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और 40 से ज्यादा किसानों की समय मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। किसानों में गुस्सा और रोष इस समय नजर नहीं आ रहा है, लेकिन गुस्सा और रोष सरकार की नीतियों के खिलाफ है। तो आज समझ में नहीं आता है कि जिद्दी कौन है, किसान या सरकार। और अगर किसानों की भावनाओं को सरकार अगर समझती है, तो बार बार सवाल ये किया जा रहा है कि ऐसा क्या जिद है सरकार के मन में कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है कि 1 साल के लिए इन तीनों कृषि कानून को लंबित कर ले और लंबित करके देखे कि किस तरीके से बातचीत की प्रक्रिया से ये पूरी बात आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस चीज के लिए अभी तक अगर मूड देखें तो सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, और किसानों की अगर हम मूड की बात करें तो किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि 30 दिसंबर को 2 बजे की बातचीत में क्या वाकई में कोई रास्ता खुलता नजर आता है या नहीं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। और आज के एजेंडा की खबरों में इतना ही। चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।